नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं किशोर जब्बी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे कि खरीफ फसलों का उचित भंडारण कैसे करें और साथ ही साथ जानेंगे गेहूं में सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास खबरें खेती में। पोटैटो प्लांटर पर मिलेगा 80% तक का अनुदान। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है केचुआ खाद। कम समय में सुपर सीडर से करे गेहूं की बुवाई। कृषि यंत्रों की सहायता से कम समय और कम श्रम में खेती के काम को निपटाया जा सकता है। सरकार की ओर से भी इन कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि किसानों को कम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। पोटैटो प्लांटर मशीन पर भी सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है। पोटैटो प्लांटर मशीन की खरीद पर किसानों को 80% तक का अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र के कस्टमर हायरिंग सेंटर से भी इस यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। ये स्वचालित पोटैटो प्लांटर है। इस मशीन से हम लोग आलू की बुआई करते हैं। जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, आलू का रबी का मौसम चल रहा है, इसमें किसान भाई जब आधुनिक मशीन का उपयोग करेंगे तो इससे वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा का इसमें पोटैटो का सोइंग कर सकते हैं। ठंड के मौसम में पशुओं में कई तरह की बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में पशुपालक किसान भाइयों को पशुओं की खास देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। साथ ही इस दौरान पशुशाला का भी सही तरीके से प्रबंधन बेहद ही आवश्यक है। पशुपालक किसान भाई, राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए कई तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। अगर ऐसे समय में पशुओं की उचित देखभाल नहीं की जाए तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठंड के मौसम में पशुओं को संतुलित आहार दें, क्योंकि इस समय पशुओं में अक्सर दस्त की शिकायत होती है। इसके अलावा ज़्यादा ठंड होने पर रात में पशुओं को जूट के बोरे से ढक कर रखें एवं सुबह में धूप निकलने पर उन्हें बाहर धूप में रखें। पशुओं में ठंड लगने के कई लक्षण हैं, जैसे नाक एवं आँख से पानी आना, भूख में कमी और शरीर के रोएं खड़े हो जाना। अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखे तो उसे तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय में दिखाएं। किसान भाइयों, जमानत जैविक खेती को अपनाने एवं रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से को दूर भगाने का है। ऐसे में पशुपालक किसान भाई गोबर की मदद से केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग हर घर में होता है। गर्म मौसम का मसाला होते हुए भी इसकी मांग हर मौसम में एक समान बनी रहती है। इसलिए मिर्च की खेती आपके लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन बेहतर उत्पादन के लिए आप इसके उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल अवश्य करें। एनपी, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव आदि मिर्च के उन्नत प्रभेद हैं। खेती किसानी में कृषि यंत्रों का महत्व तो अब काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई उपकरण हैं जो हफ्तों का काम बिल्कुल चंद घंटों में कर देते हैं। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है सुपर सीडर। सुपर सीडर का उपयोग मक्का, दलहन सहित अन्य फसलों की बुवाई के लिए किया जाता है। साथ ही यह यंत्र बीज की खपत को 10% तक कम करता है। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आप मिलिए सफल किसान शैलेश कुमार से, जो पटना जिले के मनेर के निवासी हैं। खेती जब व्यवसाय के साथ शौक भी बन जाए तब तस्वीर उभरती है शैलेश जैसे जागरूक किसानों की। शैलेश परंपरागत खेती को
कर ही रहे हैं और साथ ही साथ गाय भी पाल रहे हैं। गाय पालने का बाकायदा इन्होंने प्रशिक्षण भी लिया है। यह इनकी ट्रेनिंग का ही असर है कि गाय जहां इन्हें दूध देती है, वहीं गाय के गोबर का इस्तेमाल यह जैविक खाद के उपयोग में करते हैं और फसलों की शुद्धता, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए करते हैं। एक प्रगतिशील किसान है और जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने योगदान दे रहे हैं। सैलिश गाय के गोबर का इस्तेमाल घर पर ही नेनुआ, कद्दू जैसी सब्जियों को भी उगाकर कर लेते हैं। छोटी जोत वाले किसान सैलिश की तरह सोच सकते हैं आप किसान भाई भी। अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लोकल प्याज 1600 रुपये प्रति क्विंटल, बैगन 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। पूर्वा हवा का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाले बर्फीली हवाओं की जद में आने की संभावना बन रही है। मौसम पूर्वानुमान में भी अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए सभी फसलों एवं सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। ये फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होती है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचार के माध्यम से अभी आपने कृषि की सूचनाएं, बेहतर तकनीक, उन्नत प्रभेद, मंडी भाव और मौसम का हाल जाना। इसी के साथ यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। फसलों की कटाई के बाद उनका भंडारण किया जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि फसलों को चूहों, कीटों, नमी, फफूंद आदि से बचाया जा सके और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। किसान भाइयों, आइए जानते हैं खरीफ फसलों का उचित भंडारण कैसे करें। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर मुकुल कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको जो बेहतरीन जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती और किसानी में लाभ कमा सकें। और आज इसी क्रम में हम बात करेंगे खरीफ फसलों में धान का जो उचित भंडारण है वो किस तरह से करें। और आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो कनीय वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय सहरसा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सर। सर, जो धान का जो भंडारण है वो हमारे किसान भाई किस तरह से करें ताकि उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान जो है हमारे देश की मुख्य फसल है। पूरे विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान इंडिया का ही आता है, भारत का ही आता है धान के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। और ऐसे हम लोग बिहार में हैं तो बिहार के 50% से ऊपर लोगों का मुख्य आहार जो है चावल ही है।
तो चावल के जैसे प्रोडक्शन तो हम लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन इसके रख रखाव और उचित भंडारण करने में हम लोगों को 10% तक ले लॉस हो जाता है। ऐसा आंकड़ा जैसा देखा गया है सरकार का कि इसमें प्रोडक्शन करने के बाद जो हम उचित भंडारण कर नहीं पाते हैं उसमें 10% डैमेज हो जाता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे किसान भाई से कि किस तरह हम उसका उचित तरह से भंडारण करें। ऐसा जानते हैं कि धान के जो खेत में जो 80-85% जब बालियों का जो कलर होता है, जो सुनहरा कलर हो जाता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, तब हम हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। कटाई सबसे पहला स्टेज कटाई रहता है। कटाई में हम ये मुख्य बात देखते हैं कि खेत में नमी नहीं होना चाहिए, अर्थात कटाई के पहले ही 10-15 दिन पहले ही खेत से पानी का हम निकास कर लेते हैं ताकि खेत में जितना कम से कम नमी रहे। कटाई करने के उपरांत हम देखते हैं कि धान को कटाई करने के अलग अलग विधियाँ अपनाते हैं। सबसे पहला विधि होता है जो मजदूर के द्वारा डायरेक्ट काटते हैं, जो हंसुआ के द्वारा कटाई किया जाता है। हंसुआ के कटाई में क्या होता है, वो धीरे धीरे होता है। अगर लार्ज स्केल में मास में करना है तो काफ़ी समय लग जाता है। तो उसके बाद यांत्रिकरण का समय आ गया। यांत्रिकरण में हम क्या करते हैं, एक रीपर का है, रीपर में कटाई करते हैं और रीपर से कटाई करते जाता है और बंडल बनते जाता है, और उसमें जो होता है धान के पिटाई अलग नहीं होता है। अब आ गया है कंबाइन हार्वेस्टर का। कंबाइन हार्वेस्टर के माध्यम से क्या होता है कि धान की कटाई भी हो गया साथ साथ, और ग्रेन का भी अलग अलग ग्रेन का भी निकास ही हो जाता है। उसमें हार्वेस्टर में एक सबसे बड़ी फ़ायदा है कि बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा एरिया में हम उसका कटाई कर लेते हैं। 1 घंटा में करीबन 1 हेक्टेयर से ऊपर उसकी कटाई कर ली जाती है। तो आजकल हम हार्वेस्टर का ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हार्वेस्टर से अपने धान की कटाई करवा लेते हैं, तो जो उसका भंडारण है, तो भंडारण के दौरान आमतौर पर ये देखा जाता है कि उसमें नमी के चलते कीट और व्याधि का ज़्यादा प्रकोप उसमें होता है, और जो कीट लगते हैं वो धान के अंदर का जो चावल रहता है उसको खा जाते हैं। इस प्रकोप से और इस समस्या से बचने के लिए हमारे किसान भाई सर क्या करें? देखिए, धान कटाई के बाद उपरांत क्या होता है, उसमें बहुत सारा जैसे खड़ पतवार या डस्ट धूल लगे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है फंगस का, बैक्टीरिया का प्रकोप हो जाता है। तो कटाई के उपरांत सबसे पहले हम उसकी ओसाई करते हैं। ओसाई में क्या होता है, या पंखा के माध्यम से कर सकते हैं या प्राकृतिक जो हवा चलता है उसके माध्यम से उसको साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ़ सफाई के बाद क्या होता है, धान को हम खलिहान में सुखा देते हैं। सुखाने के क्रम ये ध्यान देते हैं कि धान में जो नमी है उसमें 10 से 12% तक ले नमी रहना चाहिए। अगर धान में ज़्यादा नमी रह जाएगा, 10-12% से ज़्यादा नमी रहेगा, तो उसमें क्या होता है फंगस का प्रकोप, बैक्टीरिया का प्रकोप, कीट व्याधि का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि होता है कि जिस धान में नमी ज़्यादा रहेगा उसमें जर्मिनेशन भी हो जाता है, अंकुरन भी हो जाता है। सर, जो भंडारण के दौरान हमारे कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो भंडारण के समय में कई तरह की कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जो अनाज है वो भंडारण के समय सुरक्षित रह सके। तो कौन सा ऐसा कीटनाशक है जो प्रयोग करें हमारे किसान भाई जिससे उनको अनाज का नुकसान नहीं उठाना पड़े? देखिए, भंडारण में किसान भाई सबसे पहले हमें ये सावधानी रखनी चाहिए, भंडारण हम कहाँ कर रहे हैं। भंडारण का अगर भंडारण गृह है या बड़ा हॉल है या जो बड़ा बनाए हुए भंडार गृह बनाए हुए हैं, उसमें हम सबसे पहले कोई कीटनाशी से पूरा उसका साफ़ सफाई कर देते हैं, उसकी दीवारों को साफ़ सफाई कर लेते हैं। यहाँ तो अगर चूना उना है तो चूना से एक बार पोचारा करवा दिए। और दूसरा यह है कि जो जहाँ हवा का प्रकोप है वो हम सील कर देते हैं ताकि हवा टाइट रहे, हवा आने जाने का नहीं हो। और जब हम भंडारण करते हैं तो ध्यान देखते हैं कि हम पहले जूट वाला बोरा में रखते हैं। जूट वाला बोरा में क्या होता है, गर्मी बरकरार रहता है। और भंडारण करते समय हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो दीवार है, दीवार में तो नमी नहीं होना चाहिए, और उसके बावजूद भी दीवार से कम 3 फीट दूरी की छल्ला लगा देते हैं। 3 फीट दूरी छल्ला लगा देते हैं ताकि दीवार से अटैचमेंट नहीं रहे। सर, इसी संदर्भ में जो एक महत्वपूर्ण सवाल है वह यह है कि जो खास तौर से जो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं भंडारण के दौरान, वो हमारे किसान भाई कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको अपनाकर, जिनको बरत कर किसी भी तरह की परेशानियों से बच सकते हैं और धान का जो उचित भंडारण है उसको सफलीभूत कर सकते हैं? किसान भाई, भंडारण करते समय हम सबसे पहले ये सावधानी बरतेंगे कि जो भंडार गृह बना रहे हैं,
जहाँ धान हम रख रहे हैं तो पहले उसके घर को साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं तो छेद नहीं है या कीट व्याधि का आने का कोई आशंका नहीं है या हवा का या मॉइस्चर का आने का कहीं आशंका नहीं है, उस छिद्र को हम बंद कर देंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, एक दवा आती है क्लोरोपाइरीफॉस होती है, उसका मिक्सर क्लोरोपाइरीफॉस और साइफर का मिक्सर जो होता है 3 ml पर लीटर मिला के उसका हम पूरे दीवार में स्प्रे कर देते हैं। और दूसरी सावधानी यह होती है कि जिस भंडार गृह में हम बोरा में जो पैक कर रहे हैं उस बोरा को हम नया से इस्तेमाल करेंगे। अगर पुरानी बोरा है तो उसको हम क्या करें, एक ट्रीटमेंट कर लेंगे, धूप में सुखा देंगे या जो इंसेक्टिसाइड से उसका एक स्प्रे कर देंगे ताकि जो उसमें जो पुराना फंगस उंगस लगा हुआ हो वो मर जाए। और जब हम भंडार के छल्ली लगाते हैं, बोरा का जब छल्ली लगाएंगे तो हम एक ध्यान देते हैं कि दीवार से कम दूरी रखें, 3 फीट की दूरी दीवार से रखें ताकि जो दीवार के बाहरी परत में जो नमी रहे तो अंदर में उसका कुछ इन्फेक्शन नहीं रहे। अगर जैसे ही नमी आएगा तो जाहिर सी है कि फंजाई का प्रकोप हो जाएगा। फंजाई का प्रकोप हो जाएगा तो धान को सड़ा देगा, धान को बर्बाद कर देगा। तो देखा किसान भाइयों, ये जो सावधानी है उसको अपना करके आप धान का भंडारण उचित प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। और जो हमारे विशेषज्ञ के द्वारा आपको दी गई सलाह है उसको भी आप अपनाकर उसको अमल में लाइएगा तो आप धान के भंडारण में उचित और उसका जो प्रबंधन है, जो भंडारण का जो प्रबंधन है उसका खास तौर से विशेष रूप से उसके लिए आप निश्चिंत होकर अपने धान का भंडारण कर सकेंगे। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने खरीफ फसलों का उचित भंडारण कैसे करें इसकी विस्तृत जानकारी हासिल की। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी रबी फसलों की खेती का समय चल रहा है और गेहूं रबी की उन्नत फसलों में से एक है। आप में से वैसे किसान जिन्होंने गेहूं की खेती की है उनके लिए हमारे द्वारा दी जाने वाली आज की ये जानकारी काफ़ी लाभदायक हो सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे गेहूं में सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर शिव प्रसाद सिन्हा। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों एवं बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, रबी की बुआई की जा चुकी है और ख़ासकर गेहूं की बुआई की जा चुकी है और अब आपके फसल का 20 से 25 दिन भी हो चुका है। ऐसे में आपके मन में लगातार ये सवाल उठ रहा होगा कि सिंचाई प्रबंधन कैसे करें और जो खरपतवार की समस्या लगातार आपकी गेहूं फसल में दिख रही है इसका प्रबंधन हम कैसे करें। तो चलिए, ये ज्वलंत मुद्दा भी है और समस्या भी है। तो गेहूँ का प्रबंधन कैसे करें, सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें, खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर SP सिन्हा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट शस्य विभाग, पूर्णिया कृषि महाविद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद सिन्हा जी आपका। जी धन्यवाद। तो सर, हमारा जो सबसे पहला सवाल है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो गेहूँ की बुवाई कर चुके हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि गेहूं की बुवाई के 20-25 दिन हो चुके हैं, सिंचाई का प्रबंधन कब और कितने अंतराल पर करना है। जी, गेहूं में का उत्पादन में सिंचाई का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है, बहुत रहता ही है, जो कि हमारे सारे किसान भाई जानते हैं। तो गेहूं में जो सबसे पहली सिंचाई है वो सिंचाई दी जाती है 20 से 25 दिन में। इसका बोलते हैं विज्ञान की भाषा में शीर्ष जड़ अवस्था। और इस शीर्ष जड़ अवस्था में पूरा जो है कल्ला निकलने की शुरुआत होती है और कल्ला पूरा निकलता है। और यदि इस समय 20 से 25 दिन के बाद बुआई के यदि सिंचाई कर दिया जाए तो सभी कल्ला सही ढंग समय से निकलेंगे और सारे कल्ला एक समान होंगे और सभी कल्लों में बालियां लगेगी। तो इस तरह से यदि उस समय किसान भाई पटवन नहीं देते हैं, 20 से 25 दिन से लेट हो जाता है या ज़्यादा दिन हो जाता है, तो निश्चित रूप से कल्ले कम निकलेंगे और कल्ले ऊंचे नीचे निकलेंगे और कल्लों में जो है बालियां की लंबाई कम जाएगी और किसान भाई उत्पादन काफ़ी प्रभावित होगा। इसलिए सिंचाई के लिए पहली सिंचाई जो बुआई से 25 दिन के आसपास ज़रूर कर दें। तो ये तो पहली सिंचाई हुई। अब किसान भाई से ये सवाल पूछने वाली थी, क्योंकि आपने अभी ये बात पहली सिंचाई की और कल्लों की, क्योंकि कल्ले अगर बराबर मात्रा में
होगा तभी हमारा उत्पादन यानी जो फसल है उसका उत्पादन अत्यधिक होगा और किसान खुशहाल होंगे। अब क्योंकि क्या पहली सिंचाई के बाद ही खरपतवार नियंत्रण करना है या उसके बाद? और खाद की हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये भी सवाल किसान भाइयों के मन में उठता है कि खाद प्रबंधन कब करना है? जी ऐसा है किसान भाई, जो खरपतवारों का उगाव पहले से भी हो सकता है यदि खरपतवार का बीज पहले से खेत में ज़्यादा हो, लेकिन अमूमन प्रथम सिंचाई जो हम करते हैं, प्रथम सिंचाई के बाद खरपतवार का उगाव होना ज़रूरी है और ज़्यादा उगाव होता है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करेंगे कि दो तरह के खरपतवार आते हैं हमारे गेहूं के खेत में, एक तो चौड़ी पत्ती वाली और एक पतली पत्ती वाली। तो जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है वो ज़्यादा पोषक तत्व लेता है मिट्टी से और वो ज़्यादा उत्पादन में गिरावट लाता है। और पतली पत्ती वाला भी है तो वो भी हमारे किसान भाई को बहुत क्षति पहुंचाता है। और हम किसान भाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन खरपतवार है, जो कि कीट और व्याधि से भी ज़्यादा परेशान करता है, उत्पादन को कम करता है। तो इसलिए खरपतवार का प्रबंधन भी बड़ा ज़रूरी है। तो किसान भाई आप देखेंगे कि जब प्रथम सिंचाई करेंगे उसके बाद खरपतवार का जब उगाव हो तो देख लें किस तरह का खरपतवार का उगाव है। यदि पतली पत्ती वाले खरपतवार का ज़्यादा उगाव है तो एक दवा आता है क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल करके, वो 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल के और उसका छिड़काव कर देंगे। इससे पतली पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण हो जाएगा। और कभी कभी ये जो दवा का नाम आपने बताया एक बार फिर से रिपीट करें हमारे किसान भाइयों के लिए। क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल। और इसके बाद यदि किसान भाई देख लें अपने खेत में कि चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार का प्रकोप ज़्यादा हुआ है तो उस दशा में एक दवा आता है मेट सल्फुरान मिथाइल। इस दवा का आप क्या करेंगे, इस दवा का आपको ज़्यादा नहीं 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 8 ग्राम पर एकड़, और ये 200 लीटर पानी में। यदि हेक्टेयर में बात करें तो 20 ग्राम दवाई प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोल के और पर्णीय छिड़काव कर देंगे। इससे चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार का नाश हो जाएगा और इससे जो है हमारा गेहूं का फसल भी अच्छा रहेगा। अब क्योंकि पहली सिंचाई हो चुकी है और पहली खरपतवार का भी नियंत्रण किया जा चुका है, तो अब ये सवाल उठता है क्योंकि आपने कीट व्याधि की भी चर्चा की, इन केस अगर हमारे जो बुवाई किया गया है, जो हमारा फसल हो रहा है, उसमें अगर कीट व्याधि लग जाता है तो फिर हम आप क्या करेंगे? जी ऐसा है कि कीट व्याधि जो खेत में लगता है उसमें से तो एक जो तना छेदक है उसका प्रकोप गेहूं में ऐसा देखा गया है कि तना छेदक का प्रकोप अच्छा होता है गेहूं में। तो यदि तना छेदक का प्रकोप हो इस दशा में एक छोटी छोटी जो इल्ली है, पिल्लू जिसको कहते हैं, वो तना में छेद करके अंदर चली जाती है और जब बालियां निकलती है तो पूरी बालियां को सफ़ेद कर देता है। तो इस तरह से किसान भाई बहुत परेशान होते हैं। तो जहां तना छेदक का प्रकोप हो तो किसान भाई क्या करेंगे, एक दवा है फिप्रोनिल, वो फिप्रोनिल तरल का 1.25 लीटर दवाई का 600 लीटर पानी में घोल के और उसका यदि पर्णीय छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये जो कीड़ा है उस कीड़े का नियंत्रण हो जाता है तना छेदक का। उनके पास 4 सिंचाई का संसाधन मौजूद है तो वो गेहूं में 4 सिंचाई करेंगे तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिनों में करेंगे, दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन में करेंगे, तीसरी सिंचाई 20-20 दिन का अंतराल पे करेंगे और इस तरह से अंतिम सिंचाई 90 से 100 दिनों के होने के बाद, बुआई के बाद करेंगे और इस तरह से सिंचाई करेंगे। और किसान भाई एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब भी सिंचाई करें हल्की सिंचाई करें, कभी भी गेहूं में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो होगा क्या, गेहूं हमारा पीला हो जाएगा और उसकी बढ़वार रुक जाएगी। चूँकि ज़्यादा नमी की मात्रा जब मिट्टी में हो जाती है तो मिट्टी में अवायवीय फफूंद का प्रकोप बढ़ जाता है और इसके चलते गेहूं का जड़ में वो फफूंद का प्रकोप हो जाता है तो हमारा गेहूं पीला हो जाएगा और फिर भोजन वोजन नहीं लेगा तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए जब भी सिंचाई दें हल्की सिंचाई दें और लाइट इरिगेशन देना ही अच्छी बात है। डॉक्टर एसपी सिन्हा, चलते चलते आप हमारे कृषक बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि सही समय से सिंचाई करें, सिंचाई की उचित मात्रा का जल का ये करें, ज़्यादा सिंचाई नहीं करें जिसको ओवर इरिगेशन कहते हैं, ज़्यादा नहीं दे सिंचाई, हल्की सिंचाई दें और समय से सिंचाई करें। और समय से खरपतवार प्रबंधन की जो बात कही गई उसका ध्यान रखेंगे
तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होगा और वो हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी गौरव की बात होगी। डॉक्टर एसपी सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और हमारे जो कृषक बंधु हैं उन्हें बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में हमने आपको कृषि की कुछ नवीनतम जानकारियां दी। हमने बताया कि खरीफ फसलों का उचित भंडारण कैसे करें और साथ ही साथ गेहूं में सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन कैसे करें। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी रही होंगी और आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी ही कुछ और नई जानकारियां लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।